This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. जब भी कहीं एक शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों के बहुत सारे सपने होते हैं। दोनों चाहते हैं कि उनका जीवन साथी उनके साथ साथ उनके परिवार का भी मान सम्मान करे और उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन जब कोई शादी नहीं चल पाती तो चीजें अक्सर बिगड़ जाती हैं। ऐसे में आपसी सहमति से तलाक लेकर शांतिपूर्ण अंत करना ही समझदारी है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लव हो या अरेंज मैरिज, भारत में अक्सर लड़की को ही ससुराल में रहना और एडजस्ट करना पड़ता है और लड़कियां बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाती भी हैं। पर जहां एक और कुछ लड़कियों को प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन पर कई तरह की जातियां भी होती हैं और वो चुपचाप सालों तक ससुराल में जुल्म सहती हैं और घुटती रहती हैं। वहीं दूसरी और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो शुरू से ही ससुराल वालों को अपना दुश्मन मानती है और उनको तंग करने, अलग होने या बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर जाती हैं। इसमें कभी कभी पुलिस और कानूनी पेशेवर भी उन्हें विश्वास दिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं कि वो घरेलू हिंसा के साथ साथ फर्जी दहेज मामले में अपने पतियों से लाखों करोड़ों रुपए वसूल सकते हैं। इसलिए कई बार पति और उसके परिवार को दहेज प्रताड़ना के झूठे केसेस में फंसाया जाता है, जिससे वो लोग मानसिक शोषण और कानूनी प्रताड़ना का शिकार बनते हैं, जिससे निकलने में उन्हें सालों लग जाते हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें शादी के बाद एक लड़की ने अपनी जिद, लालच और सनक में पति और उसके घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया। उसके मायके वालों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और इस कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ महीनों पहले हमने रशिका जैन केस का वीडियो अपलोड किया था, जो काफ़ी पसंद किया गया। मिलियंस व्यूज़ और हज़ारों कमेंट्स। लोगों ने अपनी फीलिंग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए जो काफ़ी टचिंग थे कि कैसे दहेज प्रथा आज भी लोगों की ज़िंदगी से खेल रही है। पर इन्हीं कमेंट्स में कुछ मेल्स के कमेंट्स भी थे जो सालों से फेक डॉरी केस या डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहे हैं। कुछ ने तो मुझे बायस भी कहा। तब से ही मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रही थी। बहुत से केसेस सर्च किए, पर अभी हाल ही में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने मेरा ध्यान खींचा, जो हमारे आज के विषय को समझने में काफी सहायक होगा। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की हमारी कहानी है आगरा से। आगरा के पास थाना मनसुखपुरा गांव में केशव दत्त शर्मा परिवार सहित रहते थे। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। ये एक संपन्न परिवार था। बड़ा बेटा सचिन पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। ग्रेजुएशन के बाद उसने बैंक का एग्जाम दिया। क्लियर होने पर उसकी पोस्टिंग बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर हो गई। अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह से घर में सभी बहुत खुश थे। सचिन की नौकरी शमशाबाद आगरा की ब्रांच में थी, पर वो परिवार के साथ गांव के घर में ही रहता था। अब माता पिता ने घर बसाने के इरादे से सचिन का रिश्ता बालूगंज निवासी ब्रजेंद्र रावत की बेटी प्रियंका उर्फ मोना से तय कर दिया। ब्रजेंद्र रावत आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इसलिए वो काफी प्रभावशाली और पावरफुल व्यक्ति थे। फरवरी 2015 में सचिन और प्रियंका की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका को गाँव का माहौल खटकने लगा। गांव के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर प्रियंका को शहर से दूर गांव में ससुराल वालों के साथ रहना पसंद नहीं था। उसने सचिन से जिद करना शुरू किया कि वो भी किसी बड़े शहर में घर ले, लेकिन सचिन इसके लिए तैयार नहीं था। वो घर का बड़ा बेटा था। अपने घर, माता पिता और छोटे भाई बहन के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। भाई बहन पढ़ रहे थे, माता पिता बूढ़े हो रहे थे। ऐसे में वो उन्हें छोड़कर अलग शहर में कैसे रह सकता था। उसने प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश की, पर प्रियंका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सचिन ने ये भी सोचा कि शहर में एक बड़ा घर ले लिया जाए ताकि पूरा परिवार ही एक साथ शहर में रह सके, पर प्रियंका इसके लिए भी तैयार नहीं थी। वो ससुराल वालों के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। अब इसी बात पर रोज घर में झगड़े होने लगे। प्रियंका किसी भी जिम्मेदारी या घर के किसी भी काम के लिए तैयार नहीं होती थी। सचिन और उसके घर वालों ने उसे हर तरह से प्यार मोहब्बत से अपनाया और समझाया, लेकिन प्रियंका पर तो घर से अलग होने की जिद सवार थी। उसने अपने पिता से भी इस बारे में शिकायत की। तब प्रियंका के पिता ने भी सचिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सचिन के माता पिता से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने तय किया कि बहू की खुशी और घर की शांति के लिए उन्हें शहर में मकान दिलवा दिया जाए। कम से कम बेटे की जिंदगी तो शांति से बीतेगी। आखिरकार संजय के पिता ने घर की सुख शांति के लिए बेटे बहू को शहर में अलग घर लेने के लिए कह दिया। इधर ना चाहते हुए भी सचिन आखिरकार राजी हो गया। उसकी नौकरी आगरा में थी,
इसलिए आगरा के ताजगंज इलाके के राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी में सचिन और उसके पिता ने एक फ्लैट खरीदा। ये आगरा का नामी पॉश इलाका था। यहाँ संजय प्रियंका और अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो गया। जहाँ एक और सचिन अपना घर, माता पिता और भाई बहन से दूर आगरा शिफ्ट होकर दुखी था, वहीं दूसरी ओर प्रियंका आगरा में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसे अपने ससुराल वालों से छुटकारा मिल गया था और दूसरा उसका मायका आगरा में ही था। वो बिना किसी रोक टोक के कभी भी अपने घर आ जा सकती थी। आगरा आकर प्रियंका और भी आजाद हो गई। प्रियंका तो खुश थी, लेकिन तब भी सचिन की जिंदगी में चैन और सुकून नहीं था। हर तरह का ऐशो आराम प्रियंका को मिला हुआ था। घर परिवार के लिए क्या जिम्मेदारियां होती हैं, प्रियंका ने कभी भी इसका ख्याल नहीं रखा। सचिन उसे खुश रखने की हर कोशिश करता, लेकिन प्रियंका की शिकायतें कभी कम नहीं होती थी। घर में काम करने और खाना बनाने के लिए 2-2 बाई रखी गई थी। इस बीच सचिन की एक बेटी भी हुई। अपनी शादीशुदा जिंदगी को पटरी पर लाने की सचिन हर संभव कोशिश करता था। दूसरी तरफ बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेले छोड़ने का दर्द उसे हमेशा कचोटता था। अपने माता पिता, छोटे भाई बहन के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतनी अच्छी नौकरी होते हुए वो गांव में अपने घर की जिम्मेदारी बांटना चाहता था, पर प्रियंका के कड़वे व्यवहार की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शुरू में वो छुट्टी में अपने घर वालों से मिलने जाता था तो प्रियंका नाराज़ हो जाती। यहाँ तक कि किसी खास दिन या त्यौहार पर भी सचिन का अपने घर जाना प्रियंका को खटकने लगा था। घर वालों के लिए कोई गिफ्ट खरीदने या किसी तरह की मदद करना भी प्रियंका को नागवार गुजरता था। वो नहीं चाहती थी कि सचिन अपनी कमाई का 1 रुपया भी अपने घर वालों पर खर्च करे। घर वालों से मिलना तो दूर, फ़ोन पर उनसे बात करने पर भी प्रियंका बेफर उठती थी। इन बातों को लेकर सचिन से झगड़ा करना, उसे बुरा भला कहना, ताने मारना प्रियंका की आदत बन चुकी थी। कभी अगर सचिन उसका विरोध करता तो वो अपने पिता से शिकायत करके रोना धोना शुरू कर देती। तब उसके पिता बृजेंद्र रावत, जो एक नामी वकील थे, वो सचिन को अलग अलग तरह से धमकाते थे। उनकी शह पाकर प्रियंका की हिम्मत और भी बढ़ रही थी। अब तो वो बात बात पर सचिन पर धौंस जमाती, उसे गालियाँ देती, यहाँ तक कि वो सचिन पर हाथ भी उठा देती। कुछ भी सामान उठाकर सचिन पर फेंकना उसकी रोज़ की आदत हो गई थी। धीरे धीरे ये ज़्यादतियाँ बढ़ने लगी। जब भी प्रियंका का मन करता वो अपने पिता और भाई को बुला लेती, और वो भी सचिन पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। ये हमारे भारतीय समाज का एक दुखद अनदेखा पहलू है। घरेलू हिंसा का नाम लेते ही हम मान लेते हैं कि ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है। एक पुरुष प्रधान समाज में ये काफ़ी हद तक सच भी है, पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसी समाज में पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि फिर यही समाज डरपोक, नामर्द जैसे तानों से उसी पुरुष का मजाक भी उड़ाता है। ऐसे पुरुष हमदर्दी से ज़्यादा मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। उसके अपने सगे संबंधी, भाई, दोस्त ही उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा कानूनी लड़ाई में भी मर्दों को ज़्यादा मदद नहीं मिलती। पीड़ित महिलाओं के मुकाबले में पीड़ित पुरुषों का प्रतिशत काफ़ी कम है, लेकिन इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फेक केसेस में फंसने पर इससे निकलने में पुरुषों को सालों लग जाते हैं। शायद यही हाल सचिन का भी था। वो अपनी तकलीफ़ किसी से कह नहीं पा रहा था। प्रियंका के इस दुर्व्यवहार का मुख्य कारण उसके मायके वाले थे। उसके पिता व भाई सचिन के साथ मारपीट करते। सचिन और उसके परिवार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके से सचिन को धमकाते। कानूनी लड़ाई में सचिन उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो परिवार की खातिर सब कुछ सह रहा था। उसने अपने घर वालों से इशारों में अपनी तकलीफ़ साझा की थी। माता पिता भी सचिन की हालत से बहुत परेशान थे और इसी तरह से 8 साल बीत गए। अक्टूबर 2023, 11 अक्टूबर को भी प्रियंका ने सचिन से झगड़ा करना शुरू किया, लेकिन इस बार झगड़े की वजह कुछ और थी। दरअसल सचिन और उसके पिता ने नीलामी में एक पेट्रोल पंप की खरीद के लिए अप्लाई किया था। इसे सचिन और उसके पिता मिलकर खरीदने वाले थे। इसका फॉर्म सचिन ने अपने छोटे भाई गौरव के नाम पर भरा था। उसने पिता से साफ कहा था कि उसकी जॉब और सैलरी बहुत अच्छी है, इसलिए उसे पेट्रोल पंप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे छोटे भाई को रोज़गार मिलेगा और वो घर और माता पिता का फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनेगा, जो सचिन चाहते हुए भी खुद नहीं कर पा रहा था। और ये बात उसने प्रियंका से छुपाई थी। लेकिन जल्दी ही प्रियंका को इसका पता चल गया। अपना घर, पति की अच्छी सैलरी होते हुए भी लालच उस पर हावी होने लगा। पता चलते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने एक बार फिर सचिन से झगड़ा करना शुरू किया। उसका कहना था कि सचिन को पेट्रोल पंप अपने नाम पर लेना चाहिए ताकि उसका फायदा उन्हें ही मिले, न कि सचिन के घर वालों को। वो बार बार सचिन को फॉर्म में नाम चेंज करवाने के लिए कह रही थी, पर सचिन इसके लिए लगातार इनकार कर रहा था। 11 अक्टूबर की शाम को भी दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो बढ़ता जा रहा था। सचिन से काफी गाली गलौज और हाथापाई करने के बाद जब प्रियंका को अपनी बात बनते हुए नहीं दिखी तो उसने फोन करके अपने पिता और भाई कृष्णा रावत को घर बुला लिया। ये दोनों पहले ही प्रियंका की बातों से भड़के हुए थे। घर आकर उन्होंने भी सचिन पर नाम बदलवाने के लिए झगड़ा करना शुरू कर दी। तीनों ने सचिन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सचिन को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, उसे आयरन से जलाया गया, उसे इतना मारा गया कि वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा और इतनी पिटाई के बाद सचिन ने दम तोड़ दिया। अब इन तीनों को एहसास हुआ कि ये कत्ल का मामला बन चुका है। लाश से छुटकारा पाने का उपाय तीनों सोचने लगे। सचिन जो रोज रात को अपने घर वालों से फोन पर बात करता था, तो प्रियंका ने खुद ही सचिन के घर वालों को फोन करके कहा कि सचिन थककर सो गए हैं, उनके फोन की बैटरी भी जा रही है, तो वो आपसे कल बात करेंगे। सचिन के घर वालों को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर घर में सचिन की लाश पड़ी थी। इन तीनों ने तय किया कि देर रात इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। एक वकील होने के नाते बृजेंद्र रावत सभी कानूनी दांव-पेच जानते थे। इस मसले से कैसे बचा जाए, उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया। पहले दोनों बाप बेटों ने घर के आसपास रेकी करना शुरू किया कि कहां-कहां सीसीटीवी लगे हैं, कितने बजे तक सड़कें सुनसान होंगी या कौन सा रास्ता सेफ रहेगा। पॉश इलाका होने से वहां आसपास कई सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि अगर वो घर से लाश लेकर निकलते हैं तो सीसीटीवी कैमरा से बच नहीं पाएंगे, किसी न किसी कैमरा में वो कैप्चर भी हो जाएंगे। तो उस रात लाश को घर से बाहर ले जाने का इरादा कैंसिल कर दिया गया। अब सचिन की लाश एक कमरे में बेड पर डालकर कमरा बंद कर दिया गया। घर में कई जगह खून के निशान थे। घर की सफाई की गई। खून के कपड़े, चादर रात को ही धो दिए गए और फिर प्रियंका को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर बृजेंद्र रावत और उसका भाई कृष्णा रावत वहां से चले गए। 12 अक्टूबर की सुबह हो गई। घर में मुन्नी और रजनी नाम की 2 बाई आती थी। सुबह जब पहली बाई सफाई करने के लिए आई, तब प्रियंका ने उससे लाश वाले कमरे को छोड़कर बाकी घर की सफाई करवा ली। उसने बाई से कहा कि साहब अभी सो रहे हैं, इसलिए इस कमरे की सफाई अभी रहने दो। बाद में जब दूसरी बाई खाना बनाने के लिए आई, तब भी प्रियंका ने उससे पूरा खाना बनवाया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। कड़ी, चावल और 16 रोटियां भी बनवाई, जो रोजमर्रा से कहीं ज्यादा थी। बाई के जाने के बाद प्रियंका दोपहर में अपने पड़ोसी के घर गई। उसने कहा कि मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया है और मुझे अपने पापा से बात करनी है। ये कहकर उसने पड़ोसी से उनका फोन मांगा। उसने अपने पिता से 2 बार पड़ोसी के फोन से बात की। पिता बृजेंद्र उसे फोन पर ही इंस्ट्रक्शन देते रहे। पूरा समय प्रियंका बहुत ही नॉर्मल थी और किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। उधर बृजेंद्र रावत ने प्रियंका से बात करने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके कुछ खबर दी। तब उस रिश्तेदार ने सचिन के घर फोन करके ये बताया कि सचिन की खुदकुशी करने से मौत हो गई है। घर वाले ये खबर सुनकर सन्न रह गए। वो भागे भागे आगरा सचिन के घर पहुंचे। वहां सचिन की लाश देखकर वो पूरी तरह से बदहवास हो गए। लाश की हालत बता रही थी कि ये खुदकुशी नहीं थी। उन्हें बेटे और बहू के बिगड़े हुए रिश्ते की खबर थी। उनका प्रियंका से झगड़ा शुरू हुआ। तब तक प्रियंका का भाई भी वहां पहुंच गया। ये दोनों सचिन का अंतिम संस्कार करने की जिद करने लगे, लेकिन सचिन के भाई ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को शाम 5 बजे खुदकुशी की खबर मिली। जब पुलिस वालों ने पहुंचकर लाश को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है और ये भी कि मौत काफी समय पहले हो चुकी है। लाश पर चोटों के और जलाने के निशान थे। प्रियंका की सुनाई कहानी यकीन से परे थी। उसका कहना था कि सचिन ने अपने ही घर वालों की डिमांड से तंग आकर खुदकुशी की है, जबकि लाश की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर में काफी सारा खाना बना हुआ था। बाथरूम में एक टूटा हुआ पाइप, कुछ चूड़ियों के टुकड़े और वॉश बेसिन भी टूटा हुआ मिला। सचिन का 6 साल का बेटा और उसकी 3 साल की बेटी घर पर ही थे, पर कुछ भी जानकारी देने के हिसाब से वो बहुत छोटे थे। सचिन के घर वालों की कंप्लेन पर प्रियंका और उसके भाई कृष्णा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। पर प्रियंका ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया। तब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और वहां से पुलिस वालों को चकमा देकर प्रियंका फरार हो गई। ये कांड करने से पहले ही प्रियंका ने अपने पिता के साथ मिलकर सचिन और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया था।
महिला थाना में सास ससुर और देवर देवरानी को दहेज उत्पीड़न और मारपीट आदि के केस में नामजद किया गया था। ये भी आरोप लगाया गया कि ससुराल वाले 2 करोड़ की मांग कर रहे थे और रकम न देने पर प्रियंका का उत्पीड़न किया जा रहा था। प्रियंका ने ये भी इल्जाम लगाया कि घरवाले सचिन को अवैध तरीके से बैंक से लोन लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। पुलिस वालों को भी प्रियंका ने सचिन के खुदकुशी की यही वजह बताई थी। पुलिस ने सबूत उठाने शुरू किए। लाश की हालत देखने के बाद घर में मिले टूटे सामान, घर की साफ सफाई और धुले हुए कपड़ों से पता चल रहा था कि घर में ही कुछ हुआ है और उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पड़ोसियों, घर के काम वाली बाइयों से पूछताछ हुई। पड़ोसी से फ़ोन लेकर पिता से बात करना भी प्रियंका को शक के घेरे में ला रहा था। लाश को देखकर ही पता चल रहा था कि सचिन को मरे हुए घंटों बीत चुके हैं। ऐसे में पूरा दिन प्रियंका एक शातिर अपराधी की तरह नॉर्मल बिहेव करती रही। अगर सचिन ने खुदकुशी भी की थी तो भी एक पत्नी अपने पति की खुदकुशी के बाद इतना नॉर्मल कैसे रह सकती थी। पुलिस का ये भी अंदाज़ा था कि प्रियंका ने इतना खाना इसलिए बनवाया था क्योंकि मौत की खबर के बाद घर में चूल्हा नहीं जलता, इसलिए खाने की तंगी ना हो इसका इंतज़ाम उसने पहले ही कर लिया था। घर के पास के सीसीटीवी में 11 अक्टूबर को घर में आने वाले आखिरी शख्स ब्रिजेंद्र रावत और कृष्णा रावत ही थे। देर रात ये दोनों ही घर से बाहर गए थे। सारे सबूत इनके खिलाफ ही थे। लगभग 17 घंटों तक लाश को घर में छुपा कर रखा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो सारी कहानी ही खोल दी। इसमें सचिन के शरीर पर अनगिनत चोटों का पता चला जो बुरी तरह से पीटने और टॉर्चर की ओर इशारा कर रहे थे। उसे जलाया गया था, लेकिन सचिन की मौत पिटाई से नहीं बल्कि गला दबाकर मारने से हुई थी। ये क्रूरता की हद थी। एक पति जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए हर तरह के समझौते कर रहा था। इतने सालों में उस पति के लिए प्रियंका के मन में जरा भी हमदर्दी नहीं जागी। लालच में अंधे होकर उसने पिता और भाई के साथ मिलकर बेरहमी से पति की हत्या कर दी। पिता ने भी बेटी को समझाने की बजाय इस भयानक हत्याकांड में उसका साथ दिया और जुर्म से बचने के तरीके बेटी को बताता रहा। वो भूल गया कि वो अपनी ही बेटी को विधवा बनाकर उसका घर बर्बाद कर रहा है। अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की सनक में प्रियंका सारी हदें पार करती चली गई। ऐसा करते वक्त उसे अपने 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। प्रियंका और ब्रिजेंद्र रावत काफी समय तक पुलिस से छिपते रहे। उसके पिता भी अपने प्रभाव के चलते काफी समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे। सचिन के घर वालों ने भी पुलिस जांच टीम पर भेदभाव का आरोप लगाया कि पुलिस ब्रिजेंद्र रावत के दबाव में काम कर रही है। उनकी ढील और लापरवाही की वजह से ही प्रियंका हॉस्पिटल से फरार हुई है। जल्दी ही प्रियंका और ब्रिजेंद्र रावत की लोकेशन प्रयागराज में मिली और उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिजेंद्र रावत की गिरफ्तारी का बार एसोसिएशन ने काफी विरोध भी किया। प्रियंका के भाई कृष्णा रावत को पहले ही पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है। सारे सबूत प्रियंका और उसके परिवार के खिलाफ है। उन्हें हत्या और सबूत मिटाने का आरोपी बनाया गया है। इसी के मद्देनजर सचिन और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज हुए दहेज उत्पीड़न के मामले को भी रद्द कर दिया गया है। हम बहुओं से उम्मीद करते हैं कि वो एक कुशल गृहिणी की तरह सभी फर्ज पूरा करे, तो यही शिक्षा बेटियों को देने की भी जरूरत है। कि हर लड़की चाहती है कि उसके माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखा जाए, लेकिन कुछ लड़कियां ससुराल जाते ही ये बात भूल जाती हैं कि उनके सास ससुर को भी बुढ़ापे में मदद की ज़रूरत हो सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर लड़की ऐसी होती है या लड़कियां ही बुरी होती हैं। अब क्योंकि कई लड़कियां ससुराल में प्रताड़ना झेलती हैं, सिर्फ इसलिए हम पुरुषों पर होने वाले अत्याचार को सही नहीं ठहरा सकते। परिवार से अलग रहना, कैरियर बनाना, घर और काम में एडजस्ट करना, ये पति पत्नी का पर्सनल मैटर होता है। लेकिन परिवार के लिए अपने फर्ज से मुंह मोड़ना या एक दूसरे को ऐसा करने से रोकना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये मेरी अपनी राय है। हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना हो, पर सच तो यही है कि महिलाएं अगर समाज में बहुत कुछ सहती हैं, तो ऐसी ही तकलीफ सहने वाले पुरुषों की गिनती भी कम नहीं है। तकलीफ कैसी भी हो, सबको सपोर्ट और सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हर तरह से गलत है, चाहे वो कोई भी करे और किसी पर भी करे। और प्रताड़ित व्यक्ति की मदद करना, उसके लिए आवाज़ उठाना हमेशा ज़रूरी होता है, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।